स्टैटिक्स फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इन फ्री स्पेस, ठीक है, कि Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। फाइन, उसके बेसिस पे हम लोगों ने अभी तक एक क्वेश्चन किया था, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था, वो कैसा था कि यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो एक तो वो टाइप का क्वेश्चन हो गया था। एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कुछ इस टाइप्स के होते हैं जो देखते हैं अभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास कि दो इंसुलेटेड स्फीयर है, दो इंसुलेटेड स्मॉल स्फीयर्स आर टाइड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक, किसी एक पॉइंट से इसको टाई कर रखा है, ठीक है, और यूजिंग अ सिल्क थ्रेड के हेल्प से दोनों को लटका रखा है, एंड बोथ द स्फीयर्स आर कैरिंग चार्जेस ऑफ सेम नेचर, इक्वल चार्जेस ऑफ सेम नेचर। तो मैंने कितने दे दिए, क्यू क्यू, ठीक। सेम नेचर का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है। दोनों का मास भी दे रखा है कि m मास के हैं दोनों, फाइन। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और सबसे पहली बात देखो, क्वेश्चन में कोई भी चीज दी हुई है ना तो उसका हर चीज का एक इंपॉर्टेंस है। सिल्क थ्रेड क्यों दे रखा है, बिकॉज सिल्क थ्रेड इज मासलेस, उसके मास को हम लोगों को कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, फाइन। ऐसा हम लोगों ने क्लास 11 में देखा है टेंशन वगैरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा एक टेंशन काइंड ऑफ थिंग रहेगी, क्यों, क्योंकि दोनों पे क्यू चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइन ज्वाइनिंग के अलावा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। इसी वजह से दोनों दूर दूर रहेंगे, फाइन। तो देखो दूसरी चीज कि ये इस पे जो भी चार्ज है, मान लो कि क्यू चार्ज है, तो हम लोग इस क्यू चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे, तभी तो इस पे कूलम्ब्स लॉ लगा पाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो जब भी अगर पॉइंट चार्ज इसको कंसिडर करना चाहते हो तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो चार्ज क्यू है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्मॉल स्फीयर के ऊपर, और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो। इसलिए क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे दे रखा होता है कि इंसुलेटेड स्फीयर है, या क्या लिख देगा, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है यार, छोटी छोटी चीज होती है, अगर क्लियर नहीं है तो फिर मतलब नहीं है क्वेश्चन लगाने से, ठीक। तो ऐसा हो गया। अब पूछ रहे हैं हम लोग कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड द मास ऑफ बॉल m की वैल्यू बताना है। तो चलो अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा हमको क्या करना है कि बस फोर्स की बैलेंसिंग करनी है। तो ये जो हमारे पास ये जो एक बॉल है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो किसी एक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स को बैलेंस कर लेंगे। तो चलो ठीक है, ये हमारे पास था, इस पे एक फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, F। कौन सा फोर्स है ये, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, Q इंटू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा। तो ये मान लो मैंने लेंथ नहीं लिया था, सॉरी, यहाँ पे लेंथ L होगा, और यहाँ पे जो एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर 60 डिग्री है, ये दोनों की लेंथ अगर L है, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना। तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, L, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे L², क्योंकि ये L था, ठीक है। अब देखो इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और इसके पास कुछ मास है, तो क्या लग रहा होगा, इसको धरती खींच रही होगी अपनी तरफ, किससे, mg से भैया। अब अगर mg से खींच रही है और यहाँ पे स्ट्रिंग टूट नहीं रही है, स्ट्रिंग नहीं टूट रही है, इसका मतलब इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन है, बस खत्म हो गया काम, ठीक है। तो इधर की तरफ ये टेंशन आ गया। अब क्या करना है कि हमको इन फोर्सेस को बैलेंस करना है। ये mg बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो देखो अब तोड़ते कैसे हैं फोर्सेस को, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि तोड़ते ऐसे हैं कि मिनिमम फोर्सेस को तोड़ना पड़े हमको, ठीक है। तो मिनिमम फोर्सेस हमको दिख रहा है पहले से कि दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में है, तो बस इसको तोड़ लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, T जो ये टेंशन लग रहा है इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, किसमें, T जो भी यहाँ पे ये थीटा बन रहा होगा, तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से ये कितना होगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों सेम सेपरेशन पे होंगे, क्योंकि जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है दोनों पे सेम लग रहा है,
ठीक है, जितना ये बॉल इस पे लगा रहा है उतना ही वो बॉल इस पे भी लगा रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फोर्सेज होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो अब क्या करेंगे, ये 30 हो गया तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कॉस वाला है, टी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा टी साइन 30 डिग्री। एक्स डायरेक्शन में बैलेंस कर दो फोर्स को और वाई डायरेक्शन में बैलेंस कर दो। तो चलो पहला इक्वेशन लिखते हैं, टी cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। फिर t sin 30 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसको लेट से fe बोल देते हैं कुछ टाइम के लिए fe, ठीक है। अब क्या करो कि इन दोनों इक्वेशंस को, मान लो ये इक्वेशन मान लो ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा cos 30 डिवाइडेड बाई sin 30, ठीक है, इज इक्वल्स टू mg डिवाइड बाई fe। तो मास निकाल लो अब, m कितना आ जाएगा, ये कितना है बताओ लेट्स से cos 30 रहने दो अभी, cos 30 डिवाइड बाई sin 30, ठीक है, इनटू fe, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई g, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मास। इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, fe की जगह पे ये रख देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसा क्वेश्चन। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब देखो होता क्या है ना बेसिकली कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, मैं बोलूंगा अगली बार मैं ये पूछ सकता था कि मान लो ये सब कुछ दे दिया मैंने, ये 60 डिग्री दिया हुआ, ये एल दिया, ये एल दिया, ठीक है। मैं बोल देता कि मास गिवन है, चार्ज भी गिवन है, ठीक है, टेंशन बताओ, टेंशन बताओ इन द स्ट्रिंग फॉर अ गिवन मास एंड चार्ज, ठीक। तब क्या करते हैं, बस ये वाली इक्वेशन निकाल रखी थी हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आ जाता बताओ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देते तो क्या आ जाता, टी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री आता ना, यहाँ टी स्क्वायर आता, इज इक्वल टू क्या आता, mg का स्क्वायर प्लस fe का स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा आता। अगर दिख नहीं रहा है तो ये लिख देता हूँ मैं, mg का स्क्वायर प्लस fe का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाता 1, फाइन। तो t क्या आ जाता, अंडर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस fe का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों से टेंशन भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो और क्या वेरिएशन हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में टेंशन निकलवा लिया तुमसे। अब अगली बार क्या बोल सकता है ना कि देखो ये बोल सकता है कि मास गिवन है, चार्ज भी गिवन है, ठीक है, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, अब ये एंगल थीटा मिसिंग कर देगा, ठीक है ना, कर सकता है। और तो ऑब्वियस सी बात है, अभी थीटा दे दिया है, मैं पूछ दूंगा कि थीटा बताओ कितने थीटा पे जाके ये बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम में है तो ये थीटा कितना बना है, ठीक है। वो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुम्हारे पास गिवन है मास m, चार्ज q, ठीक, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है l, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्ज भी दे दिया कितना r, ठीक है, ये r दे दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। इस जो स्ट्रिंग है वो कितना एंगल सब्स्टिट्यूट कर रही है फ्रॉम वर्टिकल, ये बताना है। तो फिर से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हमको क्या करना है कि ये बोल रहा है कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो फिर से हम लोग ऐसे ले लेंगे, ये चीज ले लिया, ठीक है। ये तुम्हारे पास थीटा है, ये कितना बन गया यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब ये इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ना, क्योंकि दोनों सेम नेचर के थे, ये दोनों सेम नेचर के थे,
एक उधर रिपेल करेगा एक दूसरे को, लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग ये इसको रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको केवल देखोगे तो ठीक है। अब टी को क्या करो, फिर से कॉम्पोनेंट्स में तोड़ दो, तो टी कॉस थीटा, थीटा की तरफ वाला क्या होता है कॉस थीटा, और जहां थीटा नहीं होता है वो कौन सा होता है टी साइन थीटा, ठीक है। फिर से फोर्सेस बैलेंस कर दो, बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, फिर से बैलेंस कर दो, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये मान लो 1, ये मान लो 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो क्या आ जाएगा बताओ, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी, यही आएगा ना, ठीक है। तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ ये पूरी क्वांटिटी जो भी है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो भी है, ठीक है। तो ये लिख देना, तो बस ये हमको समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट कौन से टाइप के क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक तुम्हारे पास एक चार्ज क्यू था, ठीक है। इस चार्ज को क्या किया हमने कि दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, लेट से, ठीक है, Q1 Q2 दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, दोनों को r डिस्टेंस पे रख दिया। अब बोल रहे हैं अपन कि इन दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, दो चार्ज हो गए तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा कुलम्ब वाला, ठीक। उस फोर्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो इस चार्ज और इस चार्ज की क्या वैल्यू होगी क्यू के टर्म्स में, ये कितना होगा और ये कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारे AIEEE में पूछा हुआ क्वेश्चन रहा है जेई का, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम फोर्स अगर लग रहा है तो कैसे तोड़े हम किसी एक चार्ज को, लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है, इसको कैसे तोड़े, ठीक है, कि इसके बीच का जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो, इसकी क्या वैल्यू हो दोनों की, ठीक है, कि r डिस्टेंस पे अगर अपन रखे हैं और मैक्सिमम फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो मैक्सिमम है अगर, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक। यही क्वेश्चन था, 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने 3 ऑप्शन लिखे हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखो लेट्स से तुम्हारे पास टोटल चार्ज Q दिया हुआ था, ठीक है, Q दिया हुआ था, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ लिया, Q1 Q2, ठीक है। Q1 को लेट्स से हम बोल दें Q1 ही है, तो Q2 कितना होगा बताओ। अगर इन दोनों को दो इसी से तोड़े हो ना, तो इसको हम क्या Q2 को लिख सकते हैं Q माइनस Q1, ये चीज लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब क्या कहा कि इस दोनों चार्जेस को हमने ऐसे ही Q1 है, ये क्या हो गया, ये Q2 है, तो क्या होगा Q माइनस Q1, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर रख दिया, r डिस्टेंस पे, तो ये दोनों सेम नेचर का है, तो ये इसको लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग रिपेल करेगा, ये भी इसको लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग रिपेल करेगा। ये फोर्स कितना होगा, चलो पहले देखते हैं। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q1 इंटू Q माइनस Q1 चार्जेस डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या है r स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए मैथ्स में हम लोगों ने क्या देखा है कि कहीं भी मैक्सिमाइज करना है किसी फंक्शन को, ये फंक्शन है एक, किसके टर्म्स में ये फंक्शन है बताओ, इसमें जो Q है ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स वैल्यू है। Q1 जो है ये वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर Q1 मान लो बड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसी का हिस्सा है ना, ठीक है ना। ये दोनों मिलके Q1 और Q1 प्लस Q2 मिलके क्या बनाते हैं, टोटल Q, ठीक है ना। तो Q1 क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इस फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इस फंक्शन को इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करना है। तो कहीं भी मैथ्स में हमको मैक्सिमाइज करना होगा, थ्रू आउट फिजिक्स कहीं भी पढ़ोगे आप क्लास 12 में, तो क्या करोगे, किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव df विद रेस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के dq1, ठीक,
क्या करेंगे, डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। बस अभी ये चीज करना है अपने को। तो मैक्सिमम वहीं पे होगा, उसी Q1 की वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम होगा फंक्शन, जहां पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा बच्चा, ठीक है। तो अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, बस कुछ नहीं करना। अब ये आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा df/dq करो, क्या आएगा Q1, जब तुम इसको इसके रेस्पेक्ट में, इसको इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या बचेगा, Q माइनस 2 Q1 इंटू Q1 क्या होगा, Q1 स्क्वायर। तो Q1 स्क्वायर का जब तुम d/dq1 करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ Q1, यही आएगा ना, ठीक है। तो इसको करके देख लेना, Q1 डिवाइडेड बाई, ये नीचे तो सब कांस्टेंट था, 4πε0 r स्क्वायर, ठीक। इस चीज को क्या सेट कर दिया, जीरो। तो यहां से क्या मिल गया हम लोगों को, Q1 इज इक्वल टू Q/2, ठीक है ना। Q1 क्या आ गया, Q/2। अब अगर Q1 Q/2 आ गया तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, Q माइनस Q1 था तो Q/2 इज इक्वल टू Q/2, ठीक है। तो ये भी आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, तीसरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं करने वाला था, इस क्वेश्चन का बस एक ही सीखने वाला टर्म था इसमें, कि जब किसी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर देते हैं, बस। अब देखो ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मिलेगा। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बोल रहा है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, दोनों 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए, ठीक है। दोनों का कुछ चार्ज होगा, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दोनों के कुछ मास होंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता ही है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आते हैं तो दिया होता है चीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब पूछ रहा है कि अगर देखो क्या होगा कि अगर ये दोनों चार्जेस हैं तो लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस सेम नेचर के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसको क्या बोल दिया, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। अब फिर अगर दोनों के पास कुछ मास है, बच्चों, तो दोनों ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स भी दोनों के बीच में एक एक्ट करेगा। लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। तो वो फोर्स कैसे दिखा दिया, F(g) से, ठीक है। अब पूछ रहा है कि F(g) डिवाइडेड बाई F(e) किस ऑर्डर का होगा, 10 की पावर में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, चलो। तो F(g) लिखो सबसे पहले, तो क्या लिखोगे, g, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू मास ऑफ m1 इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखते हैं। g की वैल्यू क्या होती है, याद नहीं है तो वो दिया हुआ क्वेश्चन में, या तो याद रखा करो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि यार पता चल जाएगा अभी। देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू लिखो। इन दोनों चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होगा, देखो 1/4πε0। चार्ज ऊपर क्या आएगा, चार्ज। तो चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Q1 Q2, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर, इलेक्ट्रॉन ही है तो स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर। देखो ये आर स्क्वायर बन रहा है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करो कि F(g) डिवाइडेड बाई F(e) 1 डिवाइड बाई 2 करो, तो क्या बन जाएगा, देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे क्या था, 1/4πε0। तो ये क्या आ गया, 1/4π की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 इंटू 10⁻⁹ सीधा रखते, ठीक है, डिवाइडेड बाई
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। अब ऑर्डर पूछ रहा है अपने से, ऑर्डर जब पूछता है ना तो केवल 10 की पावर्स को कैलकुलेट कर लो, और जब कैलकुलेट कर लोगे तो तुमको दिखाई देगा। ये पूरा सॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल अगर ऑर्डर पूछा गया तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 2 पॉइंट, मैंने क्या कर रखा है 2.39 इंटू 10⁻⁻43। ठीक है, तो यहां से देखो क्या पता चल रहा है अपने को कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस 10⁻⁻43 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से बहुत कमजोर है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, क्यों? क्योंकि मास बहुत कम है, मास अगर बहुत ज्यादा होता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट दिखाई देता है। ठीक है, एक ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।